तो ये शायद 5th वीडियो है जो कि मैं गेट बी के PYQs पर फ्रॉम द यूनिट बायोकेमिस्ट्री बना रहा हूँ, जो कि प्रोटीन पर होगा। तो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा समझाते हुए, आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से आप पाथफाइंडर से या किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चंस कैसे होता है, क्वेश्चन का लेवल क्या है वो आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन आर इन्वॉल्व इन द स्टेबलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर आपको एक प्रोटीन को स्टेबल करना है तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, तो हम जानते हैं कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट दोनों ही फोर्सेस होते हैं। तो नॉन कोवेलेंट में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आ गए, आयनिक बॉन्ड जिसे साल्ट ब्रिजेस भी कहते हैं। सपोज यानी ये साल्ट ब्रिजेस या जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो कब बनेंगे, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसके लिए आयनिक बॉन्ड्स बनने के लिए हमारे पास अमाइनो एसिड प्रोटीन में होने चाहिए, जो कि सपोज लाइसिन पॉजिटिव हो या एस्पार्टेट ग्लूटामिक एसिड। तो ऐसे अमाइनो एसिड में ही आयनिक बॉन्ड से साल्ट ब्रिजेस बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कभी भी जब सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स से बीटा सीड बनता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसमें स्टेबल उसे करते हैं, है ना। अब इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं और इसमें जो है तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड्स भी होते हैं। तो ये सारे बॉन्ड्स हो जाएंगे ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर दिया है बॉन्ड लेंथ ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। एक पेप्टाइड बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, तो वो होता है 1.32 एंगस्ट्रॉम। इससे कई क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं इसका सारा डेटा दे दिया हूँ इधर पे। देखो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है हमें पता है, C सिंगल बॉन्ड N है और इसके ऊपर एक रेजोनेंस वाला N पार्शियल डबल बॉन्ड। तो C डबल बॉन्ड नहीं होता ये N, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दो अमाइनो एसिड को जब आप जोड़ते हैं तो C अल्फा ये एक C अल्फा 1 अल्फा 2, मतलब दो अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर अमोनिया वाला ग्रुप है, अमीन ग्रुप है। ये यहाँ पर जुड़ते हैं तो -H2O ऑक्सीजन वाटर निकलता है 80 किलोडाल्टन का। तो यहाँ आप देखेंगे 1.32 एंगस्ट्रॉम का ये बॉन्ड है, तो ये पार्शियल बॉन्ड यहाँ पर होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो तुम्हारा बॉन्ड है वो यहाँ पर भी आता है, तो इसलिए पार्शियल बॉन्ड से बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया 1.32 एंगस्ट्रॉम का। अब सारे बॉन्ड्स का आपको एंगस्ट्रॉम का थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। C अगर N के साथ सिंगल बॉन्ड है तो 1.47 है। C अगर डबल बॉन्ड है तो भाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो लेंथ छोटी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगा 1.27। तो क्योंकि हमारा पेप्टाइड बॉन्ड ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, इनके बीच का है, इसीलिए इन दोनों वैल्यूज़ के बीच का 1.32 इसका लेंथ होता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि इसके अंदर देखो कार्बन का हाइड्रोजन से भी बॉन्ड है तो उसका भी पता होना चाहिए 1.1, ठीक है। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से वो भी 1। देखो जब भी हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, एटम है, इसीलिए उसका बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होता है। भाई छोटी सी कोई चीज़ है तो छोटा सा ही तो लेंथ होगा, रेडियस। तो जब भी हाइड्रोजन आता है तो बहुत छोटा सा बॉन्ड लेंथ होता है। तो यहाँ पर NH और CH में CH बड़ा क्यों है, NH छोटा क्यों है, क्योंकि N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो पास खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो बॉन्ड छोटा हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है और बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। अगर केमिस्ट्री आपकी बहुत कमज़ोर है तो हो सकता है आपको कम समझ में आ रहा हो, बट आगे आप समझना, हाँ ठीक है। एटलीस्ट पेप्टाइड बॉन्ड का लेंथ तो याद ही कर लेना। ये भी अगर लेंथ याद कर लो सारा ऑर्डर, तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी अभी तक आया नहीं बट आ सकता है। तो सबसे मैं बोला कि सबसे छोटे कौन से होते हैं लेंथ में, हाइड्रोजन वाले, तो पहले हाइड्रोजन वाले लगाओ NH CH। फिर डबल बॉन्ड आना छोटा हो जाता है तो C डबल बॉन्ड हो, यानी जो ये वाला C डबल बॉन्ड हो। उसके बाद डबल बॉन्ड वाला कौन बचा है, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि पूरा डबल बॉन्ड नहीं होता, रेजोनेंस मतलब पास डबल बॉन्ड वो आएगा। अब सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो कम स्ट्रेंथ से जुड़े होते हैं तो लेंथ ज़्यादा होती है, तो फिर CN और CC, ठीक है। ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर आप याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। बोला है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन लेट्स टू द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की, यानी उसको वो प्रोटीन फंक्शन नहीं कर पाता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो उसको देखने के लिए हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। देखो प्रोटीन कभी भी जब होता है तो वो अपने 3D फॉर्म में होता है, 3D इस ऐसे स्ट्रक्चर में होता है, इसे हम नेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। जब आप इसका डीनेचुरेशन करते हैं, डीनेचुरेशन का क्या मतलब है, या तो आप उसे हीट देते हैं या आप कोई डिटर्जेंट जैसे HTS देते हैं या pH चेंज देते हैं जैसे यूरिया या साल्ट देते हैं, तो वो डीनेचुरेट हो जाता है। डीनेचुरेट हो जाएगा यानी कि वो सीधा हो जाएगा, अभी ऐसा था 3D स्ट्रक्चर, अभी सीधा हो जाएगा, इसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सीधे अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर आपको पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ना है तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस चाहिए होता है, या फिर आप ट्रिप्सिन यानी एंजाइम से उसको तोड़ सकते हैं। तोड़ेंगे तो अमाइनो एसिड अलग अलग हो जाएगा। देखो तो डीनेचुरेशन की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा है। डीनेचुरेशन जब आप हीट HTS ये सब देते हैं तो इससे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटते, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको, मैंने जैसे बताया आपको,
स्ट्रॉन्ग एसिड या एंजाइम देना पड़ेगा। तो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड डिनेचुरेशन में टूटते हैं। कौन कौन से होते हैं नॉन कोवैलेंट? हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स, सॉल्ट-ब्रिज, हाइड्रोफोबिक, ये सारे बॉन्ड टूट जाते हैं। ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर ऐसा प्राइमरी बन जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन था डिनेचुरेशन से क्या होगा? लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड तो नहीं टूटेगा क्योंकि उसके लिए आपको एसिड वगैरह चाहिए। प्राइमरी जहाँ भी आएगा वो गलत होगा क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए आपको एसिड हाइड्रोलिसिस या एंजाइम देना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। फोर्थ क्वेश्चन है एवरेज लेंथ ऑफ द CC सिंगल बॉन्ड। CC सिंगल बॉन्ड मैं पहले यहाँ पर दे दिया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो CC सिंगल बॉन्ड अप्रॉक्स 1.52। तो अप्रॉक्स 1.52 यहाँ पर जो है, अब मैंने आपको एंगस्ट्रॉम में बताया है 1.52, तो जब आप इसको नैनोमीटर में करेंगे तो 0.15 होता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। फिर पूछा अल्फा हेलिसेस जो होते हैं प्रोटीन में, उसमें कुछ एमिनो एसिड नहीं होते, उन्हें हम हेलिक्स ब्रेकर कहते हैं। तो वो कौन से होते हैं? फेमस है, कहीं भी आपको मिल जाएगा, ग्लाइसिन, प्रोलीन, ये हेलिक्स ब्रेकर होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन तो बहुत छोटा होता है, उसके लिए एंट्रोपी बढ़ जाती है ना, एनर्जेटिकली वो फेवरेबल नहीं है, बहुत छोटा होता है। और प्रोलीन में साइड चेन जो है ना, साइड चेन में अमोनिया फ्री नहीं होता, NH फ्री नहीं होता, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं पाता सही से, हेलिक्स ब्रेक करता है वो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 6 वाला, व्हाट इज द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ बीटा स्ट्रैंड दैट कैन बी ट्विस्टेड एंड पैक्ड टू फॉर्म बीटा बैरल। तो इसके लिए आपको बीटा बैरल के बारे में पता होना चाहिए। तो बीटा बैरल जो है ना स्ट्रक्चर, वो ऐसा बता देता हूँ। बीटा बैरल मतलब ऐसा बीटा सीट जो है, ऐसे 8 बीटा सीट रहते हैं, 4 ये और 4 उस साइड से, तो ऐसा इसे बीटा बैरल बोलते हैं। ठीक है, तो कितने रहते हैं? 8। ठीक है, ये कई बार बीटा बैरल स्ट्रक्चर कई बार क्या ओपन चैनल, जैसे मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन में अगर चैनल बनाना हो तो चैनल बनाने के काम आते हैं। वो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे GFP, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन जो होता है ना, वो भी बीटा बैरल होता है। वो अपने क्रोमोफोर को, ग्रीन क्रोमोफोर को प्रोटेक्ट करने के लिए बीटा बैरल ऐसा बना लेता है। ठीक है, तो इसमें 8 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसको आप थोड़ा आराम से देखना। बोल रहा है कि 4 सिस्टीन थे, अब 4 सिस्टीन आपस में 2 ही डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे ऑब्वियसली। पूछ रहा है इसको तोड़कर कितने कॉम्बिनेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो इसको देखने के लिए ये देखो, 4 सिस्टीन है तो ऑब्वियसली इनके बीच में 2 ही डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे। देखो अगर 1 3 के साथ बना लेता है तो अब 1 और 3 तो फ्री नहीं रहे, तो 2 और 4 बनाएंगे तो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे। अगर 1 4 के साथ बनाता है तो 3 2 के साथ बनाएगा, 2 अगर 4 के साथ बनाता है तो 1 3 के साथ बनाएगा, ऐसा होगा। तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? तो 1 3 के साथ बना सकता है, 1 4 के साथ बना सकता है, 1 2 के साथ बना सकता है। ठीक है, 2 3 के साथ बना सकता है, 2 4 के साथ बना सकता है, 2 1 के साथ बना सकता है, बट ये तो पहले से ही हो गया ना, ये वाला 2 1 और 1 2 ये तो सेम हो गया, तो इसको काट देंगे। अब 3 4 के साथ बना सकता है, ये भी नया कॉम्बिनेशन है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 डाइसल्फाइड बॉन्ड नए बन सकते हैं, बट कॉम्बिनेशन पूछा है तो मेक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सल्फाइड बॉन्ड। क्वेश्चन में यही ट्रिक है कि क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन पूछा है। तो जब आप लेते हैं 1 3, तो यहाँ से अगर आप 1 3 लेंगे तो अगर 1 और 3 आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहे हैं तो अगर 1 3 बना रहे हैं तो उसके साथ कॉम्बिनेशन दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होगा? अगर 1 3 बना रहे हैं तो 2 4 बनाएंगे, तो 1 3 तो 2 4। अगर 1 4 बना रहे हैं तो 3 2 बनाएगा, तो 3 2 का कॉम्बिनेशन एक कॉम्बिनेशन ही हो गया। अगर 1 2 बना रहे हैं तो बचा हुआ 3 4 आपस में बनाएगा। तो ऐसे आपके पास 1 2 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही हैं। ठीक है, नाउ 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैचिंग है, इसको आपको रट्टा याद होना चाहिए। तो मेरे को तो आई डोंट थिंक कि सबको याद रहती चीज़ें, बट एक बहुत ही फेमस चीज़ है जो अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते थे। प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में ये सीजर मिलिस्टीन का रोल है। तो बी का फर्स्ट सेकेंड आंसर आपका डायरेक्टली हो गया। यहाँ पर देखिए 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश मायोग्लोबिन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन को डिटेल में बुक से पढ़ लेना, पाथफाइंडर से कहीं से भी पढ़ लेना, बट डिटेल में पढ़ लेना। देखो मायोग्लोबिन क्या होता है? एम से मायोग्लोबिन, एम से मसल, ये मसल में ऑक्सीजन को स्टोर करता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में जो है ना वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसको हमें अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो दोनों ही ऑक्सीजन से बाइंड कर सकते हैं, तो ये तो अंतर नहीं है। क्या हीमोग्लोबिन सिर्फ इंसानों में पाया जाता है? ऐसा तो नहीं है। जिसमें रेड ब्लड है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। 4th वाला देखो, प्रेजेंस ऑफ हीम प्रोस्टेटिक ग्रुप, तो हीम ग्रुप दोनों में होता है क्योंकि हीम ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए हीम ग्रुप चाहिए, तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों में हीम ग्रुप होता है। अब थर्ड जो है वो आंसर होगा, क्योंकि मायोग्लोबिन जो है वो सिंगल यूनिट होता है और जो हीमोग्लोबिन है वो टेट्रामर होता है। तो मॉलिक्यूलर साइज एंड एलोस्ट्री थर्ड आंसर। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता सकता हूँ।
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो पहला हीमोग्लोबिन टेट्रामर होता है, ये 4 सब यूनिट होते हैं। अब देखो हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट कौन से हैं? अल्फा एंड बीटा। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? अल्फा एंड बीटा 1 यूनिट और अल्फा एंड बीटा 2 यूनिट, यानी अल्फा एंड बीटा का एक ये डाइमर, हेटेरोडाइमर बोलेंगे ना इसे। अल्फा एंड बीटा है तो डाइमर, अल्फा अलग है बीटा अलग है तो हेटेरोडाइमर। एक हेटेरोडाइमर ये और एक हेटेरोडाइमर ये, तो इसे बोलते हैं डाइमर ऑफ हेटेरोडाइमर। 2 हेटेरोडाइमर है ना, इसलिए बोलते हैं डाइमर ऑफ हेटेरोडाइमर। ठीक है, तो डाइमर ऑफ हेटेरोडाइमर। अब इसमें 4 सब यूनिट है, हर एक सब यूनिट के पास एक हीम ग्रुप होता है, हर हीम ग्रुप के पास एक Fe आयरन होता है और हर Fe एक ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। तो ऐसा देख सकते हैं, अगर एक सब यूनिट है उसके अंदर एक हीम ग्रुप होगा, एक हीम ग्रुप के अंदर एक आयरन होगा, वो आयरन सिर्फ एक ही ऑक्सीजन से ज्वाइन करेगा। तो एक हीमोग्लोबिन के पास 4 सब यूनिट है, 4 हीम ग्रुप हैं, 4 Fe ग्रुप हैं और वो 4 ही ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th क्वेश्चन। एट व्हाट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में क्या डिफरेंस होता है? अभी बताया था स्ट्रक्चर, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्योंकि सेकेंडरी टर्सरी ये तो छोटे होते हैं ना। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मतलब 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, सब यूनिट से जुड़े होते हैं, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ही हो गया। अब पूछा हीमोग्लोबिन का P53 कितने टाइम ज़्यादा है मायोग्लोबिन से, तो इसके लिए हमें P53 समझना होगा। P53 समझने के लिए क्या होता है वो देखते हैं। P53 P फॉर प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वो प्रेशर जिस पे प्रोटीन 50% सैचुरेट हो जाए। सपोज यानी हीमोग्लोबिन है ये 4, तो हम कितना ऑक्सीजन का प्रेशर दें कि इन 2 सब यूनिट्स पर ऑक्सीजन 50% बोला है ना, तो 4 में से 2 सब यूनिट पर ऑक्सीजन बाइंड कर जाए, तो कितना प्रेशर दें? तो हीमोग्लोबिन में हमें प्रेशर ना ज़्यादा देना पड़ता है, मतलब ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होती है। एफिनिटी, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर देना पड़ रहा है P50 उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, और एफिनिटी उतनी कम होती है, इसलिए P53 अगर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी कम है। P53 कम है मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर कम देना पड़ रहा है, प्रेशर कम देना पड़ता है मतलब एफिनिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो मायोग्लोबिन जो है ना वो स्टोर करता है ऑक्सीजन को मसल्स में, उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को तो ब्लड में ऑक्सीजन रिलीज़ भी करना है ना, तो उसकी एफिनिटी अगर बहुत ज़्यादा होगी तो वो रिलीज़ ही नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन को, इसलिए मायोग्लोबिन को तो हमेशा स्टोर करना है, तो उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो मैं क्या बोला, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन रिलीज़ करना पड़ता है, इसलिए उसकी एफिनिटी क्या होगी, ऑक्सीजन से कम होगी। अगर एफिनिटी कम है तो ऑक्सीजन, एफिनिटी कम है तो P53 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा होता है? 10 टाइम्स। तो याद करने वाला था, इसका आंसर 10 टाइम्स। सेकेंड, नाउ डाइहेड्रल एंगल पूछे हैं फाई एंड साई क्या, तो हमें पता है रामाचंद्रन प्लूटो में पढ़ते हैं, रामाचंद्रन एंगल से बोलते हैं। इसको कई लोग भूल जाते हैं, मतलब कन्फ्यूज़ होते हैं फाई एंड साई का डिफरेंस। तो देखो साई वर्ड में सी आ रहा है, तो पहले सी बनाओ और ऐसे कर दो, ये होता है साई, वो बचा हुआ फाई। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट कैन फॉर्म बिटवीन 2 सिस्टीन, 2 सिस्टीन के बीच में SH के बीच में हमें पता है डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। हिस्टोन टाइटली बाउंड होते हैं डीएनए से, बिकॉज डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है। फर्स्ट आंसर। फंक्शनल ग्रुप कोएंजाइम क्यू में क्या होता है? थायोस्टर। 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट 3 डायमेंशनल यूनिट एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर फंक्शनल रोल। तो देखो स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? सपोज एक प्रोटीन है, देखो सपोज एक प्रोटीन है, उसका ये रीजन है ना, सपोज ये डीएनए से बाइंड करता है, डीएनए बाइंडिंग है, इसको तुम इस प्रोटीन से भी निकाल के बाहर भी कर दोगे ना, तब भी ये डीएनए से बाइंड करेगा, क्योंकि ये जो रीजन है ये इंडिपेंडेंट है, इस प्रोटीन के इंडिपेंडेंट है, इसको बाहर भी निकालोगे तब भी वो काम कर सकेगा। इससे बोलते हैं हम डोमेन। ठीक है, अब लोगों को डोमेन और मोटिव में कन्फ्यूजन होता है। देखो मोटिव क्या होता है? मोटिव भी एक डीएनए बाइंडिंग रीजन है, मतलब सपोज ल्यूसिन जिपर ल्यूसिन या हेलिक्स हेलिक्स है, हेलिक्स हेलिक्स या ल्यूसिन जिपर है। ठीक है, ये लोग डीएनए से बाइंड कर रहे हैं मान लो, लेकिन इस रीजन को अगर तुम सपोज जिंक फिंगर डोमेन ले लेते हैं, जिंक फिंगर डोमेन हमें पता है एक डीएनए जो होता है, डीएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड से एक प्रोटीन का जिंक फिंगर डोमेन बाइंड करता है, सॉरी डोमेन कह रहा हूँ, जिंक फिंगर मोटिव बाइंड करता है। तो ये प्रोटीन में तब तक तो बाइंड कर पाएगा, अगर इसे प्रोटीन से बाहर निकाल दोगे तब ये बाइंड नहीं कर पाएगा, तो इसे बोलते हैं मोटिव।
सिंपल शब्दों में बोलता हूँ तो प्रोटीन का वो हिस्सा जिसे अगर आप बाहर भी निकाल देंगे तब भी वो काम कर पाएगा, उसे डोमेन बोलते हैं। मोटिव वो होता है जो जब तक प्रोटीन के अंदर है तब तक काम कर पाएगा, बट प्रोटीन के बाहर निकाल देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो हमें इंडिपेंडेंट पूछा था, तो फर्स्ट डोमेन इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। जो भी समझ में नहीं आया होगा वो मेरे को बताना, मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा जल्दी के चक्कर में भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा, बिकॉज आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है।